नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग सूत्र विधि से वर्ग समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं उस चीज़ को सीखेंगे। उसके अलावा करनी के अंदर करनी वाले आपको संख्या दे दिए रहेंगे, कितने बार, अनंत बार, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीखेंगे। और उसके अलावा कथनों पर आधारित वर्ग समीकरण वाले प्रश्न को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इन सब प्रश्नों के साथ क्लास को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए रहना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि सबको इसका फायदा हो। स्टार्ट करते हैं प्रश्नों से। क्या दिया अपने पास प्रश्न, सूत्र विधि से हल करना है किसको, पहले प्रश्न कौन सा प्रश्न है, 3x² प्लस 11x प्लस 10 = 0 को सूत्र विधि से हल करना है। अब सूत्र विधि से हल करने का अर्थ क्या है, श्रीधराचार्य नाम के जो गणितज्ञ थे उन्होंने वर्ग समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र दिया। उसी सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सूत्र विधि से हल करना। उस सूत्र की सहायता से अगर हम लोग वर्ग समीकरण का मूल निकाल रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा, सूत्र विधि से हल करना कहलाएगा। तो क्या है वर्ग समीकरण का सूत्र, ax² प्लस bx प्लस c = 0 है। ये वर्ग समीकरण का सूत्र है। तो श्रीधराचार्य ने क्या बोला, इसका मान क्या होगा, x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये सूत्र दिया उन्होंने। अब -b प्लस माइनस लिखा यहाँ पर, तो प्लस अगर आप लोगे तब एक मूल मिलेगा और माइनस लोगे तो दूसरा मूल मिलेगा। इस सूत्र का कॉन्सेप्ट यही है कि प्लस लिए तो पहला मूल मिलने वाला है और माइनस लिए तो दूसरा मूल मिलने वाला है। मतलब कि मान लो पहला मूल अगर अल्फा है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो इसी आधार पर हम इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि हम लोग क्या किए हैं, वर्ग समीकरण को सॉल्व करने का दो तरीका देखे। एक था गुणनखंड विधि जहां पे हम मध्य पद को तोड़ते हैं, दूसरा था आपका पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बनाते थे जो पिछले क्लास में हम लोग कवर किए। आज हम लोग तीसरे में जा रहे हैं, सूत्र विधि में। एग्जाम में वो 3 नंबर का इसको देता है प्रश्न, तो वो पर्टिकुलर बोल के देता है कि सूत्र विधि से सॉल्व कीजिए या फिर पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कीजिए या फिर गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए, वो बता के देगा आपको। और मान लो नहीं दिया तब के कंडीशन में आप अपने हिसाब से किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है अपने पास। तो प्रश्न है उसको लिखते हैं, दिया गया वर्ग समीकरण है। तो दिया गया वर्ग समीकरण है क्या है, 3x² प्लस 11x प्लस 10 = 0। हमको क्या करना है, यहाँ पर मध्य पद को तोड़ना नहीं है। क्यों नहीं तोड़ना है, क्योंकि प्रश्न में ही बोला है कि सूत्र विधि से सॉल्व कीजिए करके। तो सूत्र विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को a और b का मान पता होना चाहिए ना, तभी तो मैं ये सूत्र को लगा पाऊंगा। तो इसकी तुलना हम लोग किससे कर देते हैं, मानक वर्ग समीकरण से। तो इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे, तुलना मानक वर्ग समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करने पर। इसलिए a के जगह में क्या है, 3 है, b के जगह में क्या है, +11 है, c के जगह में +10 है। इसलिए a = क्या हो जाएगा 3, b = क्या हो जाएगा 11, c = क्या हो जाएगा अपने पास 10 हो जाएगा। अब सूत्र को प्रयोग करते हैं। अब सूत्र से क्या है अपना सूत्र, x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और अभी मैं बोला कि आपको दो मूल जो मिलेंगे वो प्लस आप यूज कर लिए तो पहला मूल मिलेगा, माइनस यूज किए तो आप क्या मिलेगा, दूसरा मूल मिलने वाला है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा ये, x = अगर मैं प्लस लेता हूं तब -b प्लस √b²
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, या तो फिर इसको पहले छोटा किया जाए, बाद में इसको अलग से करेंगे। इसको छोटा करते हैं पहले हम लोग, कि मान रखकर छोटा कर दिया जाए पहले। तो x इक्वल टू क्या मिला अपने को, माइनस बी का मान कितना है 11, तो ये हो गया -11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब कि 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 3, तो 4 इंटू 3, सी का मान कितना है 10, तो ये 10 लिखे यहाँ पे, बटे में 2 गुना ए का मान कितना है 3। इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं अब, और क्या है x इक्वल टू क्या मिल जाएगा इधर आगे, x इक्वल टू -11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11 स्क्वायर आपको क्या देगा 11 का 11 से गुना आपको देता है 121, तो यहाँ पे क्या आएगा 11 का घात 2 के जगह में क्या लिखना पड़ेगा अपने को 121 माइनस 4 तिया 12, 12 दहम 120, ये क्या हो गया 120, टोटल के बटे में क्या है 2 इंटू 3, तो 2 तिया 6 आया। आगे क्या होगा x इक्वल टू -11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 121 माइनस 120, 1 आएगा, 121 में से 120 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये हो गया अंडर रूट 1, आगे बटे में 6 है। अब इसको कैसे किया जा सकता है, अंडर रूट 1 इधर कर देता हूँ मैं, और -11 प्लस माइनस 1, अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना आएगा, प्लस अंडर रूट 1 का वैल्यू आएगा अपने पास 1 डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है 6। अब देखो प्लस ले लूंगा तो मेरे को x का एक मान मिलेगा, वैसे ही अगर मैं माइनस लूंगा तो x का दूसरा मान मिल जाएगा, वही क्या होंगे इस समीकरण के मूल होंगे। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा एक बार -11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, या फिर क्या चीज है x इक्वल टू -11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो आगे x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -11 प्लस 1 कितना दे देगा आपको -10 डिवाइडेड बाई 6, -10 डिवाइड बाई 6 को सॉल्व करेंगे कितना बन जाएगा -2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो एक मूल क्या हो गया अपना x इक्वल टू -5/3, जबकि इधर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल कितना मिला -11 माइनस 1 कितना हो जाएगा अपने पास -12, तो ये हो गया -12 डिवाइडेड बाई 6। 12/6, 12/6 का अर्थ क्या हुआ 2, किसमें का 2 माइनस है तो ये डाले माइनस, तो x बराबर कितना मिल गया -2। तो 2 मूल मिले हम लोगों को, और इसी प्रश्न को हम लोग कल मतलब पिछले के क्लास में पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व किए थे और सेम आंसर आया था। मतलब आप वर्ग समीकरण को किसी भी विधि से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर तो सेम आना है, लेकिन एग्जामिनर है ना जो परीक्षा लेने वाला है वो क्या बोल के दिया है उसको ध्यान दीजिएगा। अगर वो बोला सूत्र विधि से हल कीजिए करके और आप गुणनखंड विधि से हल कर दिए, आंसर तो आना है सेम, लेकिन वो 1 नंबर भी नहीं देगा आपको। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो पूछा कुछ और है और आप बता कुछ और रहे हो। तो ध्यान से प्रश्न को भी पढ़िएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः क्या चीज़ लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूल, अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या क्या होंगे, मूल -5/3 तथा -2 हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, क्या लिखा है, करनी के अंदर करनी वाले प्रश्न, मतलब कि ये रूट को हिंदी में बोला जाता है करनी, तो करनी के अंदर करनी, ये भी करनी है ना, तो करनी के अंदर करनी वाले प्रश्न, तो ये क्या है √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डैश 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 दिया है। इसका अर्थ यह है कि इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत ना हो उसके लिए शब्द आता है अनंत, तो अनंत तक जाएगा। अब थोड़ा सा बात है यहाँ पे, क्या चीज़ है, जैसे कि आप समुद्र से 1 लोटा पानी निकालोगे आप, तो समुद्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। समुद्र के पानी में कमी आई है ऐसा नहीं बोल सकते आप, भले आप 1 लोटा निकाले हो, तो वो भी समुद्र से 1 लोटा पानी निकालने के बाद भी क्या बचा, आपका समुद्र पूरा का पूरा बचा हुआ है। यहाँ पर मैं कैसे करूँगा, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उससे बनाते हैं ना, क्या बोला √7, जैसे कि मैं यहाँ से क्या करूँ √7 को हटा दूँ, अगर इतने को अगर मैं हटा दूंगा, इतने को हटा दूंगा तो फिर भी इसका रूप क्या है वैसे ही तो है। तो इतने को हटाने का अर्थात क्या बोला, समुद्र से 1 लोटा पानी निकाल रहा हूं करके, तो बाकी समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ये भी तो समुद्र ही दिख रहा है आपको,
तो उसको कैसे बना सकते हैं, माना x इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस, अब देखो x इक्वल टू आप क्या माने हो, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7, ठीक है, इतना सारा चीज माने हो। कहां तक गया है ये, डैश 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 अनंत तक गया है। अब वही बात है, इसको पूरा का पूरा आप x माने हो तो ये भाई साहब भी तो पूरा का पूरा x ही दिख रहा है, तो इतने को आप क्या लिख सकते हो फिर से x, तो ये क्या आएगा आगे इसको कैसे कर सकते हैं, x इक्वल टू 7 प्लस x, यही बस है इसमें कॉन्सेप्ट, उसके बाद और कुछ नहीं है। बस अब क्या करना है, आपको x का मान चाहिए तो इस वर्ग को हटाना पड़ेगा, वर्गमूल को हटाना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसलिए इधर वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x का घात 2 बराबर इधर हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस x का घात क्या हो जाएगा 2, ये 2 इस वर्गमूल को खा जाएगा, x स्क्वायर बराबर 7 प्लस x मिलेगा फिर, ठीक है। अब आगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0, पक्षांतर कर दिए। अब यहाँ पे जो चीज़ दिया है आपको, आप चाहो इसको सूत्र विधि सॉल्व कीजिए, चाहे कुछ भी विधि सॉल्व कीजिए, गुणनखंड विधि से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या दिक्कत होगा देखना। आप इसको तोड़ दिए किसमें, 4 और 3 में, 4 और 3 में तोड़ दिए अगर, तो 4 और 3 का घटाव कितना आता है, एक आता है, तो 4 और 3 में टूट तो सकता है, लेकिन 4 और 3 का गुना आपका 7 नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं कर सकता। अब मैं डायरेक्ट प्रयोग करूंगा यहाँ पे सूत्र को, श्रीधराचार्य सूत्र से। इसकी तुलना किससे करना है, इसकी तुलना कौन सा समीकरण, वर्ग समीकरण, इसकी तुलना वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर a का मान क्या दिख रहा है 1, a इक्वल टू, इसलिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को -1, है ना, b का मान क्या दिख रहा है -1, फिर है c का मान क्या है -7। तो सूत्र का प्रयोग करते हैं अब, सूत्र से, कौन सा सूत्र, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखिए आपको सूत्र, गणित का जो सूत्र है उसको आप अगर रटते बैठे रहोगे तो फिर परेशानी है। आप प्रश्नों को बार बार सॉल्व कीजिए। देखो मैं कितने बार बोल डाला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। आप जितने बार प्रश्नों को सॉल्व करोगे बार बार वो सूत्र आपके दिमाग में दौड़ेंगे, तो ऐसे रटा जाता है सूत्र, अलग से उसको रटने का जरूरत नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आगे मान रखते हैं, मान रखेंगे तो क्या बनेगा, x का मान, x बराबर माइनस b का मान कितना है -1, पहले से माइनस लगा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, माइनस और b का मान क्या है -1, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये बचेगा +1, फिर है प्लस माइनस, तो यहाँ पे रखे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है -1, -1 का स्क्वायर आएगा, मतलब यहाँ पे -1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 1, तो 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है -7। अब ऐसे कोई नहीं करेगा, गुना का भी चिन्ह लगाए और फिर डायरेक्ट माइनस का, तो कभी भी दो चिन्ह क्रमागत नहीं रहते, उसके बीच में क्या लगा रहेगा, आपका ब्रैकेट लगा रहेगा। तो डिवाइडेड बाई क्या है 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1। आगे ये क्या होगा, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर क्या देगा आपको प्लस का 1, -1 स्क्वायर क्या देगा आपको प्लस का 1। इधर माइनस है पहले से, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, लेकिन माइनस है तो -28 और -28 और ये माइनस क्या बन जाएंगे प्लस, तो ये हो गया प्लस का 28, बटे में क्या चल रहा है 2 एकम 2। आगे ये क्या होगा, x इक्वल टू 1
प्लस अंडर रूट ऑफ 29 डिवाइडेड बाई 2, ये एक मान, फिर आएगा x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस, अब माइनस के लिए जाओ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 29 डिवाइडेड बाई 2। इसको आगे और सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए इस वर्ग समीकरण के दो मूल क्या होंगे, 1 प्लस अंडर रूट 29 डिवाइडेड बाई 2 और क्या होगा 1 माइनस अंडर रूट 29 डिवाइडेड बाई 2। अब एक नए टॉपिक पर चलते हैं, कथनों पर आधारित वर्ग समीकरण वाले प्रश्न। आपको कुछ कुछ कथन दिया रहेगा, उस कथन को आपको समीकरण के रूप में लाना है और उसको सॉल्व करना है, बस इतना चीज है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं, अब मान लो एक संख्या क्या है 2 है, अब उसके आगे जो संख्या आता है 3, तो 2 और 3 क्या कहलाएंगे, क्रमागत संख्याएं। वैसे 4 क्या कहलाएगा, 3 और 4 क्रमागत संख्याएं, तो क्रम से आने वाले। अब वो क्रमागत सम संख्या बोला होगा तो क्या होगा, 2 4 6 ऐसे करें। क्रमागत विषम बोलेगा तो 1 3 5 ऐसा, लेकिन क्रमागत प्राकृत बोला तो वो होगा 2 3 4 5 6। अब मान लो मैं 2 को x मानूंगा तो सिंपल सी बात है 3 को क्या मानना पड़ेगा, x प्लस 1। तो क्रमागत प्राकृत संख्या बोला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्नों को सॉल्व करना है तो उस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए और उसके आधार पे आप समीकरण बनाइए, तभी आगे की चीजें सॉल्व होते हैं। तो दो क्रमागत प्राकृत संख्या बोला, अगर मान लो वहीं पे बोल दिया रहता दो क्रमागत सम प्राकृत बोल रहा हूं, 2 है 4 है 6 है, देख रहे हैं सम प्राकृत संख्याओं के बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है 2। अगर मैं इस 2 को क्या मानूं x, तो 4 को कैसे लिखना पड़ेगा, x प्लस 2 के रूप में, है ना, x का मान 2 है, इसको कैसा लिखना पड़ेगा मेरे को, x प्लस 4 के रूप में, ठीक है। लेकिन 2 3 4 जब हो, अगर 2 को मैं x मानूं तो 3 को कैसे लिखना पड़ेगा, x प्लस 1, 4 को लिखना पड़ेगा x प्लस 2। तो यही सब चीज फर्क है। अब क्या बोला, वो दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि माना वे संख्याएं, एक अगर x होगा तो x तथा दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 है, दो क्रमागत बोले। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला, यहीं पे आप गलती करते हो, फिर दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बोला, के योग का वर्ग नहीं बोला। अब प्रश्न कुछ और पूछा है, आप और कुछ बना देते हो। इस प्रश्न के अनुसार क्या होगा, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, पहला संख्या x उसका वर्ग, दूसरा संख्या x प्लस 1 उसका वर्ग, दोनों का योग पूछ रहा है। ये किसके बराबर है, आपका 85 के। पूछा ये चीज गया है, आप क्या बना देते हो, ये पहला संख्या, दूसरा संख्या क्या हो गया x प्लस 1, इनका क्या करना है, वर्ग, ऐसा बोला है करके समझ लेते हो। ये क्या चीज है, योग का वर्ग है, जबकि ये वर्गों का योग है। प्रश्न हम क्या बोला, वो वर्गों का योग, इसलिए मेरे को सही देना पड़ेगा इसको। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो आंसर आपका गलत आएगा फिर। इसलिए प्रश्नानुसार क्या होने वाला है, x इंटू एक्स प्लस 1, अच्छा स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना बोला वो 85। सॉल्व किया जाए भाई इसको, तो एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x 1, तो 2 का गुना x से 2x हो गया, 2x एकम 2x, तो ये आ गया 2x प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर मतलब कि 1 बराबर कितना आया 85। अब आप इसको ऐसे क्यों लिखे, उस चीज को आपको बताना पड़ेगा। ब्रैकेट में इसके जस्ट बगल में यहाँ पे डालते हैं, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इसलिए हम लोग इसको इस रूप में लिख पाए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 1 है प्लस 1, इस 85 को इधर लाते हैं तो ये बन जाएगा माइनस 85 इक्वल टू हो गया 0, पक्षांतर कर दिए। अब आएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 84 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और ये भी क्या है, 2 का एक गुणज ही है। 2 के रूप में तोड़ देते हैं इसको एक बार और, ताकि अपने को क्या मिल जाए, उभयनिष्ठ। तो 2x² प्लस 2x माइनस, इसको 2 गुना 42 लिख सकते हैं क्या भाई? ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो 84 को ऐसे लिखा जा सकता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सब में से क्या ले लेते हैं, कॉमन उभयनिष्ठ ले लेते हैं। 2 लिए तो यहाँ पे बचेगा x² प्लस यहाँ पे बचा x माइनस ये हो गया 42 इक्वल टू क्या मिल गया, 0। अब ये 2 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0/2, मतलब कि 0 डिवाइडेड बाई 2। 0 डिवाइडेड बाई 2 आपको क्या देगा, 0 ही देगा, इसलिए ये 2 का कोई वैल्यू नहीं है अभी यहाँ पर। तो आगे इसको कैसे करेंगे, x² प्लस x माइनस 42 इक्वल टू क्या बन गया, ये 0 बन गया। इधर करते हैं सॉल्व और देखो x² प्लस x है माइनस 42, बीच वाला पद का गुणनखंड हो सकता है, मतलब कि 2 पदों में टूट सकता है। ये किस पद में, -7x प्लस 6x, और वही -7 इंटू प्लस 6 का गुना क्या आता है आपको, -42, इसलिए किस में टूटेगा, -7x x² माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42 इक्वल टू 0। अब ये भाई साहब में से x कॉमन निकाल सकते हैं, वैसे इसमें से देखते हैं कि क्या चीज़ होने वाला है। यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो x निकाले, यहाँ पे डाले x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 7 है ना, यही कॉमन निकलेगा तो इतना सारा चीज़ बचेगा। प्लस इस भाई साहब को चुपचाप क्या कर दीजिए, फोटोकॉपी कर दीजिए, किसको, x-7 को, ठीक है। x-7 में हम लोग क्या चीज़ का गुना करें कि अपने को +6x और -42 मिले। +6 कैसे मिलेगा, +6 का गुना करने से, तो यहाँ पे प्लस है, 6 का मैं गुना कर दिया तो +6x मिल गया, +6 इंटू -7 कितना देगा आपको, 42, ठीक है। आगे x जोड़ा बनाते, x प्लस 6 इंटू x माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ से x को एक बार करेंगे 0 के बराबर, x प्लस 6 को एक बार किसके बराबर करेंगे, 0 के, और इसको करेंगे एक बार बराबर 0 के, तो क्या मिलेगा अपने को, x बराबर -6 और एक बार मिलेगा x बराबर +7, ठीक है। अब संख्या कभी भी आप जो संख्या दे रहे हो, एक संख्या क्या हो गया 7, तो x अगर एक ठोक संख्या है, x का मान आप कहाँ पे रख दो, समीकरण में रख दो। आपको पहला संख्या क्या है, x है, अगर मैं x को क्या मान रहा हूँ 7, तो दूसरा समीकरण क्या हो, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, x + 1, मतलब कि 7 + 1 8 मिल जाएगा। माइनस के मान को नहीं लेंगे हम लोग, अगर माइनस के मान लेंगे अगर, तब क्या होगा, ये अगर है संख्या तो दूसरा संख्या क्या मिल जाएगा, x + 1, x + 1 मतलब कि -6 + 1 मतलब कि -5, ठीक है। तो संख्या क्या क्या हो सकता है, -6 और -5, या अगर मैं संख्या x को क्या मानूं 7, तो दूसरा संख्या क्या होगा, x + 1, x + 1 का वैल्यू कितना दे देगा आपको, 7 + 1 बराबर कितना मिल जाएगा, 8। उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे संख्याएं 7 और 8, दूसरे कंडीशन में, पहले कंडीशन में -6 और -5, दोनों तो क्या है आपकी क्रमागत संख्याएं हैं। तो आप इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। लास्ट प्रश्न को देखते हैं। लास्ट प्रश्न का मैं सिर्फ समीकरण बना रहा हूं, आप लोग सॉल्व करना इसको। फलों की आयताकार क्यारी। अब आयत का चीज पता होना चाहिए कि आयत किस प्रकार होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तथा संलग्न भुजाएं 90 डिग्री पर हो। संलग्न मतलब कि संलग्न ये भुजा हुआ, ये दोनों क्या है 90 डिग्री पर, वैसे ये संलग्न भुजा 90 डिग्री, ये संलग्न भुजा 90 और ये भी संलग्न भुजा 90 डिग्री पर होने चाहिए। और आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। अगर ये A है तो ये भी A, अगर ये B है तो ये भी क्या होना चाहिए, B। तो फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप। अब परिमाप का अर्थ क्या होता है, आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, इस तरफ ऐसे घूम के आओगे तो जितना दूरी तय करोगे वही क्या है इसका परिमाप। तो परिमाप मतलब पेरीमीटर बोला जाता है इसको इंग्लिश में, तो मैं परिमाप को P से दर्शा रहा हूँ।
तो परिमाप क्या होगा, एक बार यहां से यहां गए तो a, यहां से यहां गए तो क्या हो गया b, फिर यहां से यहां आए तो ये हो गया a, फिर यहां से फिर उसी बिंदु पर पहुंच गए तो क्या हो गया b। मतलब पेरीमीटर क्या हुआ, a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, तो p इक्वल्स टू 2 कॉमन निकलेगा 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये पेरीमीटर है। अपने को क्या बोला है, कब परिमाप कितना है 76 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना दिया है 357 वर्ग मीटर। यही पेरीमीटर मतलब कि 2a प्लस बी किसके बराबर होगा बोला प्रश्न के अनुसार 76 मीटर के बराबर होगा बोला। यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना मिल जाएगा 76/2, a प्लस बी बराबर कितना मिल गया 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। इसको दे देते हैं हम लोग एक समीकरण। ठीक है, वैसे इसके लिए दूसरा समीकरण क्षेत्रफल बोला। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई आप किसको माने a, चौड़ाई क्या है b, तो a इंटू बी बराबर क्या दिया दूसरे कथनानुसार क्षेत्रफल कितना है 357 वर्ग मीटर। तो यहां से फिर आपके पास ये दूसरा समीकरण हो गया a इंटू बी। अब आप क्या कर सकते हो, दो समीकरण हैं, दो समीकरण और दो अज्ञात राशि है, तो आप मान निकाल सकते हो a और b का। जैसे यहां से a का मान क्या होगा 38 माइनस बी, उस 38 माइनस बी को इस समीकरण में a की जगह रख दीजिए। ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से a का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में a की जगह क्या रखोगे 38 माइनस बी, तो b स्क्वायर के रूप में मिलेगा, और b के बाद और आगे सॉल्व करोगे तो b का मान मिलेगा, और b का जो मान मिलेगा उसको आप इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपको a का मान मिल जाएगा। वही बोला कि क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई को ज्ञात कीजिए करके। तो इसको मैं सिर्फ डायरेक्शन दिया हूं, बनाना आपको है, इसको कैसे कैसे सॉल्व होना है। इसके आगे के टॉपिक में मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। ये क्लास आपको कैसा लगा उसको बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगा और समझ में आया हर चीज़ तो प्लीज़ एक लाइक कर देना वीडियो पे। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।